हेलो एवरीवन। तो आज फिर से नया एक लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। हमारा लास्ट आज हमारा लेक्चर नंबर 10, मतलब इस चैप्टर के आज हम लोग 60% जर्नी जो है हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जैसे सीखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फटाफट से मेरे साथ हेडिंग लिखो, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एफपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो हमने किया था, अगर वो एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, उसका कंसेप्ट क्लियर है, मतलब ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी 3 मार्क्स के अंदर हम लोग पूछ सकते हैं इसको, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विद ग्राफ एक्सप्लेनेशन देना है आप लोग को। और एक और बात आप लोगों को पता ही होगी कि सम्स आएंगे ही, इसमें भी 3 सम्स इसके अंदर भी करेंगे। पहले कंसेप्ट को समझेंगे। बॉइलिंग पॉइंट था सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, और बॉइलिंग पॉइंट की नई एक डेफिनेशन हमने समझी थी कि क्या होती है। तो एक टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का, वो किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो वो था एक बॉइलिंग पॉइंट का एक नया डेफिनेशन। इसके अंदर हम लोग फिर से फ्रीजिंग पॉइंट का भी हम लोग एक आज नया डेफिनेशन भी देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है या फिर समझा हुआ है वो क्या है, तो कोई भी एक लिक्विड जब सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग ये इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक माइनर चेंज है वैसे, लेकिन थोड़ा एक माइनर चेंज जो होगा वो इस डेफिनेशन के अंदर हमें आज कंसीडर करना है। चलो तो स्टार्ट करें डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सीधा हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम हमने समझा था ग्राफ से, उसी तरह से हम लोग समझते हैं सीधा इसको। ग्राफ ड्रॉ करेंगे फर्स्ट, सबसे पहले। अब ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे, तो लास्ट टाइम जिसका ड्रॉ किया था उसी का ही हमें ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने लिया था वेपर प्रेशर, और यहाँ पे हम लोगों ने लिया था टेम्परेचर। फिर हमने क्या किया था, तो वहाँ पे हमने ऐसा अज्यूम किया था वहाँ पे कि कोई भी एक प्योर सॉल्वेंट है सबसे पहले। अब मैं यहाँ पे आप लोग को जो चेन बता रहा हूँ वो आप लोगों को याद रह गई, तो मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रह जाएगा। फर्स्ट हमें क्या करना है, तो प्योर सॉल्वेंट के ऊपर पूरा समझना है, जो हमने लास्ट टाइम भी समझा था। कैसे समझा था, तो फॉर एग्जांपल ये हमने राउट्स लॉ में भी समझा हुआ है, आप लोगों को आता भी है। तो क्या करना है, उसका ही एप्लीकेशन यहाँ पे करना है बस। प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वेपर प्रेशर। तो अगर हम लोगों को प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फाइंड करना है तो वो हम लोग कैसे करते हैं, तो क्लोज्ड वेसल, प्योर सॉल्वेंट भर दो, हिट करो, वेपर्स मिलेंगे, उस वेपर्स की वजह से जो प्रेशर मिलेगा इज वेपर प्रेशर। फिर उसको हम लोग ग्राफ से डिनोट करते हैं। ग्राफ से डिनोट करते हैं कि मान लो कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा मिल रहा है, सपोज करो। और ये जो ग्राफ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो ग्राफ हमें मिला वो है हमारा प्योर सॉल्वेंट। समझना, चेन समझनी है हमें पूरी, बहुत इजी है। इसके ऊपर से मैं आप लोगों को सीधा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर लेके जाऊंगा। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर हमने जो फाइंड किया, इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा मिलता है। फिर सेकंड हम लोग क्या करते हैं, तो ऐड करते हैं, ऐड क्या करते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हमने ऐड किया। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का रोल क्या होता है वहाँ पे, कि भाई वो प्योर
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को वेपराइज होने नहीं देता है, बैठ जाता है बीच में। तो क्या होता है, तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है जब हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तब। और लास्ट टाइम हमने ऐसा भी पढ़ा था कि अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ मतलब उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, सपोज करो कि उससे कम मिलता है वेपर प्रेशर तो ऐसा मिला। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कैसा है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का ग्राफ है और कैसा है इसके अंदर, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम लोगों ने ऐड कर दिया है। सॉल्यूशन का हुआ ये ग्राफ, इतना पता चला आप लोगों को। फिर नया अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये हमने जो लास्ट टाइम सीखा था वही है। अब क्या होता है, हमें क्या पढ़ना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं जो हमारे इस चैप्टर के अंदर है, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेशन नया है तो याद रखना है। फ्रीजिंग जनरल डेफिनेशन है, उसमें एक ही चेंज करना है, इट इज द टेम्परेचर, लिखना है ना, इट is the temperature at which vapor pressure of a liquid state, वहाँ पे कोई भी वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड स्टेट, सॉल्वेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, लिक्विड स्टेट is equal to अब फ्रीज होता है मतलब किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सॉलिड स्टेट के अंदर, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। ये जो है वो हमारा नया डेफिनेशन होगा इसके लिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राफ के अंदर कंसीडर किया है वेपर प्रेशर। तो अब मान लो अब हमारे पास क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है और ये किस स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट में है। अब सॉल्वेंट की तरह आप लोग क्या ले लो, वाटर को एग्जांपल की तरह लो। तो यहाँ पे जो लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट, तो अगर मान लो कि अगर वो सॉलिड में चला गया तो भी वेपर प्रेशर तो देगा ही। तो अब हमें उस सॉलिड स्टेट का अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो वो कुछ ऐसा मिलता है, वेपर प्रेशर जो है वो कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि ये किसका ग्राफ है, तो सॉलिड सॉल्वेंट का, सॉलिड सॉल्वेंट का। डन, इतना पता चला। अज्यूम ही कर रहे हैं कि भाई ऐसा ग्राफ हमें मिल रहा है। अब फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन हमने क्या लिखा, देखो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर जो होगा वो लिक्विड स्टेट का किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाए। अब ग्राफ में देखो ये क्या है, तो ये सॉलिड स्टेट का ये जो ग्राफ है वो यहाँ पे जा रहा है ऐसे, देखिए लिक्विड का जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है। डन, और ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, इसके थोड़ा सीधे रहा होगा, वो कुछ ऐसा जा रहा है। अब क्या होगा, तो हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि दोनों का जहाँ पे मैच हो रहा हो, देखो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या हो रहा है, इस पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड सॉल्वेंट दोनों इक्वल मिल रहे हैं, दोनों इक्वल मिल रहे हैं। मतलब क्या होगा कि इस टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसी टेम्परेचर को यहाँ पे कंसीडर किया जाए तो ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर मिलेगा, उसे डिनोट करते हैं हम लोग T0 ऑफ F से।
ये टेम्परेचर क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मिलेगा। हमें तो फाइंड करना है सॉल्यूशन का, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे खींचें, तो ये पार्ट जो होगा, तो इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या मिला, तो सॉल्यूशन का जो है फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट के अंदर, तो ये क्या मिलेगा हमें इस पॉइंट के ऊपर। तो बात क्या हुई, देखो अब ये TF हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे, TF क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट का क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन का कम मिल रहा है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, याद रखना। और इसी चेंज को, ये जो हमारा चेंज मिल रहा है इतना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा TF, जिसको नाम दिया जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देन बहुत ही इजी कंसेप्ट है, वही करना है, ये डेफिनेशन याद रखो बस, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व है, बाकी सब कोई ऐसे ही है। देन ये ग्राफ से आप लोगों को एक्सप्लेन भी करना है, कहीं पे भी पूछा जाए 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के अंदर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्या बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, तो ये TF0 इज द मोस्ट ग्रेटर वैल्यू, तो TF नॉट माइनस TF हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। और याद रखना एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये होगी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, TB माइनस TB0 था, और यहाँ पे TF नॉट माइनस TF, याद रखना कंफ्यूजन ना हो जाए। और फिर एक्सपेरिमेंटली हमें जो मेन फॉर्मूला मिला वो क्या होगा, तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देन कांस्टेंट वो हटाते हैं, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा KF इनटू क्या हो जाएगा, मोलारिटी। ये हुआ हमारा सेकंड फॉर्मूला जो हम लोग को यूज करना है सम्स के अंदर। यूनिट क्या होगा KF का, जो KB का था वही केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसको क्या बोलते हैं, तो डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और एक और नाम जो दिया गया वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको नाम दिया गया है, टेक्स्ट बुक के अंदर है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जैसे केबी को बोलते थे यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये होगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर बोलो डिप्रेशन कांस्टेंट KF। डन, ये था KF, दिस इज KF। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सम करते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो आगे बढ़े सम्स के ऊपर। टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज में जो भी सम है वो आप लोगों को देखते रहने हैं। डन, चलो तो सम नंबर 1 इसके ऊपर जाते हैं हम लोग। चलो करते हैं फर्स्ट सम। What amount of ethanol must be dissolved in
1 kilogram water, 1 kilogram water, so that it freezes at -2 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। प्योर वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें दिया गया KF, KF याद है ऑलवेज सॉल्वेंट के लिए होता है, KF फॉर वाटर कितना होगा यहाँ पे 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और यहाँ पे एक और बात दी गई, क्वेश्चन आप लोग को 100% ही होना चाहिए। इथेनॉल है C2H5OH, मॉलिक्यूलर मास होता है 46 ग्राम, तो लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन एक और दी गई है कि assume इथेनॉल as known volatile solute। देखो assume किया गया है, assume as known volatile solute, बहुत इजी समय। चलो करते हैं आंसर, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। चलो फाइंड क्या करना है, तो मास ऑफ इथेनॉल फाइंड करना है। ओके क्या दिया हुआ है हमें, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O इज 0 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्टली ना बदलते जाओ तो थोड़ी बहुत कष्ट लेनी चाहिए डेटा लिखने की। फिर हमें दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन बाई 2 डिग्री सेल्सियस। देन तो अब टोटल जो है वो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा TF। डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, प्योर माइनस करना है सॉल्यूशन का, तो TF नॉट है 0 माइनस -2, तो क्या मिलेगा +2 डिग्री सेल्सियस होगा, वो हमारा हो जाएगा डेल्टा TF। बस अब हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलारिटी। तो मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन होगा किलोग्राम। बस करो वैल्यू को, डेल्टा TF क्या मिला, तो 2 KF की वैल्यू में दी गई है 1.86 मोल्स। मोल्स का मतलब क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास को है वो हमें फाइंड करना है, x मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल इज 46 और ये है 1, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम दिया गया है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 इंटू 2, ये 46 आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा डिवाइडेड के अंदर। तो आंसर आप लोग का मिलेगा नियरली 50 ग्राम जितना मिलेगा, नियर बाय 50 ग्राम। देन तो बहुत ही इजी सम था। ऐसे अच्छे सम्स और MCQ भी आप लोगों को यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी जाना चाहिए। बहुत इजी चैप्टर है, इतना कोई बड़ा तो बोले नहीं मारनी है इसमें। चलो आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं हम लोग। चलो सेकंड सम हम लोग लेते हैं। सेकंड सम लिखो, सम 50 ml of ethylene ग्लाइकॉल। फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, एग्जाम में से जरूरी कभी भी नहीं है कि फार्मूला दिए जाते हैं कंपाउंड्स के, बेसिक है उसको याद होना चाहिए हम लोगों को। इथिलीन ग्लाइकॉल फार्मूला क्या होता है, CH2 और नीचे दोनों के नीचे होता है OH। देन इथिलीन ग्लाइकॉल इज dissolved 1 in
in 50 gram water, solvent and water, the freezing point of mixture, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, मिक्सचर इज -34 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें दिया गया है इफ freezing point of pure water, freezing point of pure water is 0 डिग्री सेल्सियस। अब KF दिया गया है हमें, वही होगा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। फाइंड द डेंसिटी ऑफ इथीलिन ग्लाइकॉल, बहुत ही अच्छा समझ, फाइंड द density of ethylene glycol, बहुत ही अच्छा सम, बहुत इजी। इथिलीन ग्लाइकॉल, तो डेंसिटी के बारे में हमें क्या चाहिए, तो डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास चाहिए, तो लास्ट सम में जैसे हम लोगों ने मास फाइंड किया वैसे पहले हम लोग मास फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम हमें यहाँ पे दिया हुआ है 50 ml, तो इजीली डेंसिटी जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं उसका मास। तो डेल्टा TF पहले उसको फाइंड करेंगे। डेल्टा TF जो है वो क्या हो जाएगा, 0 - -34 = मिलेगा +34 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर डेल्टा TF फॉर्मूला क्या है, तो KF × मोलारिटी। डेल्टा TF क्या मिला हमें 34, KF क्या है तो 1.86 मोल्स। तो मास हमें पता नहीं है, मास को दिया नहीं है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 62 और डिवाइडेड बाय क्या करना, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.05 किलोग्राम। देयरफॉर x = क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसके बाजू में 34, ये 62 भी आ जाएगा इंटू 0.05 एंड डिवाइडेड बाय 1.86। जो भी करोगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा। आंसर आप लोगों को मिलेगा 56.66 ग्राम जितना मिलेगा, 56.66 ग्राम। बस अब क्या हो जाएगा, डेंसिटी = क्या है, मास बाय वॉल्यूम। मास हमें मिला 56.66 ग्राम और यहाँ पे 50, तो नियर बाय 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। आंसर हमारा हो जाएगा 1.13 ग्राम पर ml। बहुत इजी सम, 2 मार्क्स में ऐसा सम पूछा जा सकता है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट एक और सम कर लेंगे यहाँ पे। चलो एक और सम, लास्ट सम करते हैं। चलो देखो लास्ट सम, 5% of cane sugar। थर्ड सम, 5% weight by weight cane sugar। cane sugar तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C12H22O11। शुगर में वही होगा, has a freezing point, has a freezing point 271 केल्विन, दिया हुआ 271 केल्विन में दिया हुआ। फिर हमें फाइंड करना है, फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। ओहो, फिर से कहानी में एक ट्विस्ट, ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास, ये 5% वेट बाय वेट। इफ फिर हमें दिया है कि इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब ये सॉल्वेंट है, तो वो तो हमें पता ही है 0 डिग्री सेल्सियस। और KF पे क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 273.15 केल्विन, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है चार्ल्स लॉ के ऊपर से हमें मिलती है वो। एंड KF जो है दिया गया है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल। बहुत इजी समय कंपैरिजन करके हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए 5% वेट बाय वेट कैन शुगर और ग्लूकोज का मीनिंग क्या होगा। 5% वेट बाय वेट, यहाँ पे लिखो कैन शुगर, कैन शुगर, तो क्या होगा यहाँ पे इसको बोलेंगे कि 5 ग्राम शुगर dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो फिर कितना होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देयरफॉर यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 5 ग्राम, एंड सॉल्वेंट अब कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट वाटर है तो कितना होगा 95 ग्राम। और वैसे ही क्या होगा ग्लूकोज के लिए होगा, वैसे ही ग्लूकोज के लिए। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे कैन शुगर के लिए और फिर करेंगे कंपैरिजन दोनों का। तो चलो तो यहाँ पे लिखो 4 कैन शुगर। तो पहले कैन शुगर के लिए फाइंड करेंगे तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलारिटी। डेल्टा TF कितना हो जाएगा, डिफरेंस निकालो, यहाँ पे दिया हुआ 271 और 273.15, तो डेल्टा TF होगा हमारा 2.15 केल्विन। KF हमें दिया गया, KF को एज इट इज रखो क्योंकि वहाँ पे सॉल्वेंट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब KF की वैल्यू कट हो जाएगी। चलो मोलारिटी, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ पे मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, तो यहाँ पे मास दिया गया ओके 5। फिर शुगर, शुगर का जो होगा वो 342 मॉलिक्यूलर मास होता है शुगर का, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.095। डन, इसको आप लोग नंबर 1 देंगे। अब हम लोग फाइंड करते हैं फॉर ग्लूकोज, फॉर ग्लूकोज, तो डेल्टा TF फॉर्मूला तो भाई डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलारिटी। इसका तो डेल्टा TF हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TF हमें फाइंड करना है, KF वो यहाँ पे ऐसी चीज है, मोलारिटी क्या हो जाएगी मास, तो 5 अपॉन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 डिवाइडेड बाय वही होगा 0.095, इसको नंबर 2। अब क्या करो यहाँ पे, नाउ इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, सॉरी 2 को 1 से डिवाइड करो, तो डेल्टा TF डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2.15। अब देखो यहाँ से क्या कट हो जाएगा, KF को अगर यहाँ से 0.095 हुआ कट, ये 5 भी कट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, तो ये डिनोमिनेटर में है तो ये आ जाएगा ऊपर, तो 1 से ये 342 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। देन 342 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 180, बस अब तो हो गया सम खत्म। डेल्टा TF इज इक्वल टू 342 इंटू 2.15 डिवाइडेड बाय 180, और आंसर जब निकालोगे तो आंसर आएगा आप लोगों का 4 केल्विन, जो भी है अप्रोक्सीमेट डेल्टा TF 4 केल्विन जितना आंसर आप लोगों को मिलेगा। डन, समझ में आया ये पूरा सम, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर टेक्स्ट बुक के अंदर इंडेक्स और एक्सरसाइज में जो भी सम आप लोगों को दिए जाते हैं वो हम लोग करते रहना, और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तब हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स इस चैप्टर के, उसका भी 1-2 लेक्चर हम लोग लेंगे। जितने भी इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट सम्स हैं एक्सरसाइज के, इंडेक्स की और एग्जाम प्लस में जो भी दिए गए हैं उन सभी को हम लोग कवर
करेंगे, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करना है। देन तो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।